स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। भारत जो इंपोर्ट्स करता है उसकी पेमेंट किस करेंसी में होती है? इन विच करेंसी डू वी पे फॉर आवर इंपोर्ट्स और दैट इज यूज्ड फॉर ट्रेड? क्या इसका आंसर आप लोगों के मन में बहुत ऑब्वियस है? आप लोग गलत नहीं है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन एक नया एंगल जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। स्टडी IQ IAS पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि थर्ड करेंसी पे फोकस करता है। अब ये थर्ड करेंसी क्या है, कौन सी है, इस चीज की चर्चा करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको एक लिंक का रेफरेंस देता हूं, ayushsanghi.card.co, कार्ड CARRD, card.co। इस लिंक पर मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको मिलेंगे। आप टेलीग्राम हैंडल पर जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप इन पीडीएफ्स को एक्सेस कर सके जो कि मैं आपको पढ़ाने के लिए यूज करता हूं। अब आते हैं और देखते हैं कि रशिया के साथ जो भारत ट्रेड करता है उसमें ये थर्ड करेंसी का एंगल कहां से आता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, समझते हैं कि भारत बहुत सारे देशों के साथ व्यापार करता है और उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जरिए जो है हम बोलते हैं। यहां पर बात हो रही है भारत के इंपोर्ट्स की, यानी कि भारत जिन देशों से गुड्स को इंपोर्ट करता है, मंगवाता है, जो भी गुड्स हम इंपोर्ट करते हैं उसकी पेमेंट करी जाती है। अब आज तक, या ऐसा कहें कोविड तक, 2021 तक, उन गुड्स की पेमेंट ग्लोबली एक्सेप्टेड करेंसी के रूप में करी जा रही थी, जो कि था US डॉलर। लेकिन जब से रूस ने यूक्रेन पर अटैक करा, तब से US द्वारा रूस के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए, और सैंक्शन में सबसे पहला यह चीज थी कि रूस जो है अब वो US डॉलर में ट्रेड नहीं कर पाएगा, और उसके आसपास वाले देशों पे सैंक्शंस लगा दिए कि आप रशिया के साथ ट्रेड ना करें। तो इस वजह से डॉलर की किल्लत हो गई एंड रशिया वाज नॉट एबल टू ट्रेड, कि अगर उनके पास डॉलर्स आ भी जाएंगे तो वो उसे यूज नहीं कर पाएंगे, दे वुड नॉट बी एबल टू यूज दैट पर्टिकुलर मनी। सो US डॉलर हैज लॉन्ग बीन द मेन ग्लोबल ऑयल करेंसी। ग्लोबल जो तेल की इंपोर्ट एक्सपोर्ट की करेंसी है वो US डॉलर रही है, इंक्लूडिंग फॉर परचेजेस बाय इंडिया। जो भी भारत ने भी परचेज करा है उसकी भी पेमेंट हमने मोस्टली डॉलर्स में ही सेटल करी है। तो अगर US डॉलर नहीं तो फिर कौन सी करेंसी? तो दूसरी करेंसी की बारी आई और वो था इंडियन रुपी। रूस और भारत के बीच में जो ट्रेड यानी व्यापार हो रहा था, या व्यापार हुआ पिछले 2 सालों में, पिछले 1.5 साल में, जब से रूस के ऊपर ये सैंक्शंस लगाए गए, तब से लेकर आज तक उस ट्रेड की सेटलमेंट जो है वो किस में होने लगी? वो होने लगी इंडियन रुपी में, क्योंकि ये मोस्ट लेजिबल ऑल्टरनेटिव था, और कोई ऑल्टरनेटिव भारत और रूस के बीच में तीसरा ऑल्टरनेटिव दिखा नहीं। तो इंडियन रुपी में ट्रेड होने लगा। लेकिन इंडियन रुपी की प्रॉब्लम क्या थी? दैट इंडियन रुपी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल, यानी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग था। यानी कि इंडियन रुपी की जो वैल्यू है वीजावी रूबल, जो कि रशियन करेंसी है, उसके मुकाबले बहुत वॉलेटाइल थी, बहुत ऊपर नीचे हो रही थी, एंड दैट इज व्हाई युआन वाज चोजन एज अ थर्ड करेंसी। इस वजह से थर्ड करेंसी की बारी आई एंड रशिया हैड टू सेटल फॉर चाइनीज युआन। यानी अब जो परचेजेस भारत कर रहा है, भारत जितना तेल इंपोर्ट करता है रूस से, उसकी पेमेंट भारत रूस को कर रहा है थर्ड करेंसी में, जो कि है युआन। और युआन कहां की करेंसी है आप लोग जानते हैं, इट इज आवर बिलवेड चाइना। युआन के सिवा जो एक और करेंसी हम सोच रहे हैं ट्रेड करने के लिए, वो भी एक स्टेबल करेंसी है, वो यूएई की दिरहम, जो दुबई में, यूएई में चलती है। फॉर दिस पर्पस मे बी दिरहम ऑफ द यूएई कैन बी यूज्ड फॉर आवर ट्रेड रिलेशंस। ये हमारे व्यापार के लिए, व्यापार संबंधों के लिए यूज हो सकता है। जैसा मैंने आपको बताया, रूस द्वारा अटैक किया गया यूक्रेन पे, उसके बाद लगाए गए सैंक्शंस को मद्देनजर रखते हुए ये सैंक्शंस लगाए गए और ऑल्टरनेटिव करेंसी को जो है यूज करा गया। जो इंडियन रिफाइनरीज है वो क्या करती हैं? वो तेल इंपोर्ट करती हैं, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, और उस क्रूड ऑयल को रिफाइन करके फिर यूज करती है या आगे बेचती है। सो इंडियन रिफाइनर्स हैव स्टार्टेड मेकिंग पेमेंट्स इन चाइनीज युआन। ये चीज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, और ये बहुत बड़ी न्यूज है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। सुर्खियों के अनुसार दिस हैज ऑलरेडी स्टार्टेड।
युआन में रशिया के लोगों को या रशिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको पेमेंट होने लग गई है। द रिक्वायरमेंट फॉर अ थर्ड करेंसी फॉर रशिया हैज रिजन एज मॉस्को कंटिन्यूज टू फेस वेस्टर्न सैंक्शंस, जो सैंक्शंस यूएस द्वारा लगाए गए, दैट वर इम्पोज्ड आफ्टर प्रेसिडेंट पुतिन लॉन्च्ड द सो कॉल्ड स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट यूक्रेन। तो ये चीज तब की करी गई। इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो सामने आया वो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, आप सभी ने इनके पेट्रोल पंप्स देखे होंगे, कंपनी का नाम सुना होगा, पीएसयू है, इसके शेयर प्राइसेस शायद आपने देखे होंगे। सो दिस इज अ प्रोमिनेंट इंपोर्टर ऑफ ऑयल। जो भी तेल इंपोर्ट होता है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एक इकलौती ऐसी संस्था है अभी जिसका नाम सामने आया है, जिसने ऑलरेडी क्या करना शुरू कर दिया है, टू पे फॉर सम रशियन परचेज इन युआन। इसने ऑलरेडी ये चीज शुरू कर दी है। अब ये तो पीएसयू है, और 3 प्राइवेट प्लेयर्स, बड़े प्राइवेट प्लेयर्स निकले हैं, जिसमें से 2 ने ये कंफर्म करा है एनोनिमिटी के बेसिस पे कि हमने भी चाइनीज युआन में जो है पेमेंट करना शुरू कर दी है। 2 ऑफ इंडिया 3 प्राइवेट रिफाइनर्स आर पेइंग फॉर सम रशियन इंपोर्ट्स इन युआन। ये चीज ऑलरेडी हो रही है। तो सवाल क्या उठता है? सवाल ये उठता है कि हम एक थर्ड करेंसी को प्रोमिनेंस दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, और थर्ड करेंसी की ऐसी रिक्वायरमेंट क्या हुई, इस बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बैकग्राउंड जानना इस चीज का बहुत जरूरी है कि इवेंचुअली हुआ क्या, व्हाट हैड हैपेंड। भारत जो है वो पूरी दुनिया में से ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे देशों से तेल, क्रूड ऑयल परचेज करता था। लेकिन कोविड में, जब कोविड के बाद ये रशिया यूक्रेन वॉर हुई, स्पेशली रशिया यूक्रेन वॉर के बाद बहुत सारे रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए। तो रशिया के साथ कई सारे देश, स्पेसिफिकली यूरोपियन यूनियन जो उसका सबसे बड़ा इंपोर्टर था रशियन ऑयल का, उन्होंने तेल खरीदना रूस से कर दिया बंद, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि हम तेल खरीद के जो है आपको जो पैसा दे रहे हैं या जो ट्रेड आपके साथ कर रहे हैं उससे यूक्रेन वॉर फंड हो रही है, तो हमारे हाथों पे खून लगा हुआ है। इस पे मैंने बहुत चर्चा करी है, आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगा। इस वजह से उन लोगों ने या यूरोपियन यूनियन ने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया। अब रूस के पास कोई ट्रेडिंग पार्टनर नहीं था, इसलिए रूस ने कम प्राइस पे ऑयल बेचना शुरू करा। उस कम प्राइस का फायदा जो है ये उठाया भारत ने कि हम रूस से तेल इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमें गल्फ कंट्रीज से जो तेल आ रहा था वो हमें महंगा पड़ रहा था। इंडिया हैज बिकम अ टॉप कस्टमर ऑफ रशियाज ऑयल। ये पिछले एक डेढ़ साल में हुआ है कि हम टॉप कस्टमर बन गए हैं अलोंगसाइड चाइना आफ्टर द वेस्टर्न सैंक्शंस एंड द प्राइस कैप ऑन रशियन ऑयल। रशियन ऑयल का प्राइस कैप है कि भाई आप इससे ऊपर नहीं बेचोगे, तो सस्ते में, सस्ता इन द सेंस मतलब बाकी देशों के कंपैरिजन में हमें सस्ता तेल मिल रहा है, और भारत जो है वो रूस से तेल खरीद रहा है। आज की डेट में रूस भारत का सबसे बड़ा सप्लायर बन चुका है, और ये जो ग्राफ है ये उसका प्रूफ है। अगर आप देश वाइज, कंट्री वाइज जो है इसका एनालिसिस देखेंगे, भारत ने तेल इंपोर्ट करा है इन सारे देशों से, और आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ जून के महीने में भारत ने रूस से तकरीबन 2.2 मिलियन यानी कि 22 लाख बैरल्स, एक दिन में 22 लाख बैरल्स जो है वो रूस से इंपोर्ट करा है। बाकी देशों से, इराक से भी इंपोर्ट करा है विच इज 849 बैरल्स, सऊदी से करा है, यूएस से करा है, यूएई से करा है। और आप फर्क देख सकते हैं कितना है, रशिया से हमने 3 गुना करा है अपने सेकंड मोस्ट सॉलिड इंपोर्टर से। तो भारत का जो क्रूड इंपोर्ट हुआ है रशिया से, इट इज एस्टिमेटेड टू हैव हिट अ न्यू रिकॉर्ड हाई। तो रूस भारत का सबसे बड़ा इंपोर्टर है जो तेल जो है एक्सपोर्ट कर रहा है। अब सारी बात इसलिए आती है, जैसा मैंने आपको बताया, रशिया का जो तेल है वो प्राइस कैप्ड है, मतलब वो बाकी देशों के कंपैरिजन में सस्ता तेल है। इस वजह से हम ये अपॉर्चुनिटी उठाते हैं, वी आर लुकिंग फॉर अ चीप अपॉर्चुनिस्टिक अपॉर्चुनिटी, हैव स्नैप्ड अप मेनी ऑफ द रशियन यूराल्स। तो रशिया में आपने देखा होगा मैप्स में यूराल माउंटेन्स हैं, तो वहां से तेल एक्सट्रैक्ट होकर कार्गो में डाल के भारत भेजा जाता है, विच यूज्ड टू गो टू नॉर्थ वेस्ट यूरोप, यूरोप जाता था। सैंक्शंस लगने के बाद अब जो है ये भारत आने लगा है, नाउ इट हैज स्टार्टेड टू कम टू इंडिया। तो यही चीज पे चर्चा जो है हम डिटेल में कर रहे हैं कि आज की डेट में भारत रशिया का टॉप इंपोर्टर है, और चीन जो है वो रशिया का सेकंड टॉप इंपोर्टर है रशियन ऑयल का। एक आपको इंटरेस्टिंग चीज और बताते हैं, हिपोक्रेसी का लेवल क्या है। यूरोप ने रशिया से डायरेक्टली तेल खरीदना बंद कर दिया, मान लिया जी, क्योंकि आपके हाथ पे खून नहीं लगना चाहता है, आप चाहते नहीं कि आपके हाथ पे खून लगे, और उनके हाथ पे, और वो यूक्रेन पे अटैक कर रहे हैं, इसलिए आपने तेल खरीदना बंद कर दिया, मान लिया जी।
लेकिन आपके पास तेल आएगा कहां से? आपकी सर्दी कैसे निकलेगी? सर्दियों में हीटर चाहिए, हीटर के लिए बिजली चाहिए, बिजली के लिए कोयला चाहिए, तेल चाहिए, कहां से लाओगे? वेयर डू यू गेट दैट? इस कारण ऑल्टरनेटिव नहीं था, तो उन्होंने तेल खरीदना शुरू करा भारत से। तो यूरोप जो है वो भारत से तेल खरीदता है, भारत जो है वो रशिया से तेल खरीदता है। तो बैकडोर एंट्री है, बेसिकली आप रशियन ऑयल ही यूज कर रहे हो रिफाइंड फॉर्म में। फ्यूल्स फ्रॉम रशियन ऑयल गॉट बैकडोर एंट्री इन यूरोप via India. India refines this oil and sells it, becoming a key supplier to Europe. तो हम इंपोर्ट तो करते हैं, हमें एक एक्सपोर्टर भी मिल गया। We have already found an exporter also. अब सोच के देखो कि इवेंचुअली हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं सस्ते में, रिफाइन करके अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो थोड़ा महंगा ही करेंगे, इस वजह से हमारा उसमें फायदा होगा। दिस इज अ बेनिफिट। समझ रहे हैं आप लोग? तो अब की सवाल पर वापस आते हैं कि वाई युआन और वाई दिरहम, युआन या दिरहम में ट्रेड क्यों, व्यापार क्यों? इस सवाल का जवाब जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना जरूरी है, अगर आप 2024 के एस्पिरेंट हैं, जितने 2024 के एस्पिरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुने कि स्टडी IQ IS इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूट है और प्लेटफॉर्म है जो कि आपको सारी भाषाओं में, मेजर लैंग्वेजेस में कोर्स आपके समक्ष लाके प्रस्तुत करता है भारत के टॉप एजुकेटर्स द्वारा। दिस कोर्स इज अवेलेबल इन इंग्लिश मीडियम, हिंदी माध्यम में है और बायलिंगुअल में है। तो आप जिस भी बैच में या कोर्स में कंफर्टेबल हैं, आप जरूर सब्सक्राइब करें, डेफिनेटली सब्सक्राइब, बिकॉज ये सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। कंप्लीट सिलेबस ऑफ जनरल स्टडीज, प्री कम मेंस, उसके बाद रिवीजन जो है क्रैश कोर्स के रूप में करवाया जाता है, प्रीलिम्स का अलग, मेंस का अलग। टेस्ट सीरीज जो है वो प्रीलिम्स की अलग है, जहां पर आपको सारे के सारे टेस्ट क्यूरेट करके कॉम्प्रिहेंसिव फुल लेंथ टेस्ट दिए जाते हैं प्रीलिम्स में, और उसके सिवा दिए जाते हैं मेंस में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के रूप में। अब मेंटरशिप सेशंस अवेलेबल हैं जब आपकी क्लासेस खत्म हो जाती हैं, और उसके सिवा जो बुक सेट आपको मिलेगा, एक एडेड बेनिफिट है, वो है अनिल स्वरूप सर द्वारा लिखी गई 2 किताबें भी आपको भेजी जाएंगी। ये ब्यूरोक्रेट है, हम सबके मेंटर हैं, हम सब इनसे सीखते हैं। ये सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं आपको एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, डिस्काउंटेड प्राइस में, जो कि है 30,000 रुपीज ओनली, 30,000 रुपए में अवेलेबल है। अगर आप मेरा कोड यूज करें, माई कोड इज सांघी लाइफ, सांघी लाइफ के जरिए आप डिस्काउंट पाएंगे। यू विल गेट दिस कोर्स एट 30,000 रुपीज। तीनों भाषाओं में बैच अवेलेबल है और बैच शुरू हो रहा है 10 जुलाई से। सो 10th of July द बैच इज स्टार्टिंग। डू डेफिनेटली सब्सक्राइब टू दिस बैच। आपको इससे ऊपर कोई और चीज नहीं मिलेगी इतने अफोर्डेबल प्राइस में। हम क्वालिटी को इंश्योर करते हैं और उसके साथ साथ स्टूडेंट इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए हम आपकी सारी की सारी नीड्स को केटर करते हैं। तो उसको आप डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोड मत भूलिएगा, सांघी लाइफ। नाउ कमिंग टू कि भारत को क्यों फोर्स करा जा रहा है, व्हाई इंडिया इज फोर्स्ड टू ट्रेड इन युआन या दिरहम, या ये थर्ड करेंसी है, थर्ड करेंसी में क्यों ट्रेड करें? यूएस डॉलर ग्लोबली एक्सेप्टेड था, नहीं है, हट गया, सैंक्शन लग गए, मान लिया। हम इंडियन रुपी में ट्रेड करने लगे थे, मतलब जो भी हम इंपोर्ट्स करते थे रशिया से, उसकी पेमेंट रुपए में करते थे। तो ठीक था? ठीक नहीं था। पिछले 1.5 साल में अगर ऐसे ही 22 लाख बैरल्स की पेमेंट अगर रुपी में होने लगी, तो इतना रुपया रशिया के पास इकट्ठा हो गया कि उनको समझ में नहीं आ रहा रुपए का करें क्या। You know how much rupees Russia has? देखते हैं। As India emerged a leading buyer of Russian oil in the past 12 months, it started to make payments in the rupee. रुपी में पेमेंट होने लगी, और रुपी में इतनी पेमेंट हो गई कि ट्रेड इम्बैलेंस हो गया। आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट इम्बैलेंस हो गया, और इसमें जो इम्बैलेंस है वो रशिया को ज्यादा इंपैक्ट करता है। भाई, आप अगर हमने डॉलर्स में ट्रेड करा तो दूसरे देश के पास डॉलर गए, वो डॉलर यूज कर सकता है। रशिया को यह समझ में नहीं आ रहा है कि वो रुपए को यूज कहां करे, वेयर डू दे यूज दैट रुपी। तो एक्सपोर्ट्स जो अब देखिए, हमने जो इंपोर्ट करा है वो है 5.303 बिलियन के आसपास, 5.03 बिलियन डॉलर्स में ये फिगर है इन द फर्स्ट 2 months ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2023, इस साल के जनवरी और फरवरी के महीने में। तो इसकी वजह से रशिया हैज अक्यूमुलेटेड बिलियंस ऑफ रुपीज, क्योंकि पेमेंट तो रुपए में हुई है, बिलियंस ऑफ रुपीज रूस के पास है, बट वाज अनएबल टू यूज इट। आप यूज ही नहीं कर पा रहे हो, और आप ट्रेड डेफिसिट देख रहे हैं कि हमारे इंपोर्ट्स 5 बिलियन के हैं और एक्सपोर्ट सिर्फ 250 मिलियन के हैं, इतना फर्क है। तो बाकी 4.7 बिलियन डॉलर्स का जो डेफिसिट है, उसके बराबर जो रुपया आपने दिया है, उस रुपए का क्या करें? व्हाट डू दे डू?
भाई जो भी आपके पास चीजें होती हैं उसको आप किसी और काम के लिए यूज करते हो ना। अब अगर मेरे पास डॉलर्स इकट्ठे हुए तो मैं डॉलर्स को यूज करूंगा किसी और करेंसी में पेमेंट करने के लिए। एक तो मैं अपना रिजर्व रखूंगा, वो छोटा सा रिजर्व होता है, उसके सिवा हम पेमेंट करने के लिए यूज करेंगे, किसी और चीज के लिए यूज करेंगे, विल यूज इट। रशिया को समझ में नहीं आ रहा है कि वो रुपए किसके साथ यूज करें, क्योंकि इंडिया जो है वो ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में बहुत कम शेयर रखता है। इस वजह से किसी और देश को भी रशिया, अगर मान लीजिए रशिया ने इंडिया से रुपए कमाए, तो अब वो रुपए जो है वो किसी और देश से इंपोर्ट करने के लिए यूज करे, लेकिन वो और कोई देश है नहीं जो रुपए में पेमेंट लेगा या जो रुपए में पेमेंट एक्सेप्ट करता है। इस वजह से रुपीस का यूज बहुत कम है। तो अगर हम सिर्फ 2021 के आंकड़े देखें, रूस के इंपोर्ट्स बाकी सारे देशों से कितने परसेंटेज वाइज कितना था? चीन से 1/4 25% था, जर्मनी से 9.5% था, यूएस से 5.9% था, ये रशिया के इंपोर्ट से, बेलारूस, साउथ कोरिया। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं इंडिया से 1.5% था, ओनली 1.5% इंपोर्ट्स थे। अब जो है आप ये इंडिया से तो इनके इंपोर्ट्स उतने ही हैं, लेकिन एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़ गए। तो रशियन ऑयल कंपनीज एंड बैंक्स आर नाउ स्ट्रगलिंग टू यूज द बिलियंस ऑफ रुपीस इन देयर इंडियन बैंक अकाउंट्स। उनको समझ में नहीं आ रहा है करे क्या। तो ये जो बैंक इंडियन बैंक अकाउंट्स में ये रुपए हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ वॉस्त्रो अकाउंट। वॉस्त्रो अकाउंट, तो वॉस्त्रो अकाउंट का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैंने रशिया से कुछ माल खरीदा तो वो जो रशियन एक्सपोर्टर का अकाउंट खुला है इंडियन बैंक में, उसमें मैंने रुपए डिपॉजिट करा दिए कि मैंने आपसे माल खरीदा, आप भेजो, आपका पैसा जो है इंडियन बैंक में डिपॉजिटेड है, ठीक है। अब वो उस पैसों को यूज कहां करे? अगर वो यूज कब करेगा? अगर वो इंडिया से कुछ इंपोर्ट करेगा, इंडिया से कुछ इंपोर्ट करा मतलब हमने उसे कुछ भेजा, तो वो रुपए में हमें पेमेंट कर देगा, सिंपल सी बात है। लेकिन आपने देखिए ना हमारे एक्सपोर्ट्स कितने हैं? एक्सपोर्ट्स सिर्फ 250 मिलियन के हैं, इंपोर्ट्स 5 बिलियन के हैं। बाकी डिफरेंस वो कहां यूज करेंगे? वो रुपए अनयूज्ड पड़ा हुआ है। वी नीड टू यूज दिस मनी, ये रशियंस कह रहे हैं। बट फॉर दिस दीज रुपीज मस्ट बी ट्रांसफर्ड इन अनदर करेंसी एंड दिस इज बीइंग डिस्कस्ड नाउ, कि वो जो रुपए है उसी और किसी करेंसी में ट्रांसफर करो। अब और किसी करेंसी में ट्रांसफर करने के लिए आपको करेंसी कन्वर्जन चार्जेस देने पड़ते हैं। कन्वर्जन चार्जेस रशियन एक्सपोर्टर्स क्यों पे करें? वाई शुड दे पे फॉर करेंसी चार्जेस? इस वजह से यूएस डॉलर में ट्रेड होता था कि यूएस डॉलर में कोई कन्वर्जन चार्जेस नहीं होते थे। कमाए और कहीं और दे दिया, कहीं और यूज हो ही जाएंगे। इंडियन रुपीज यूज कहां होंगे इनको नहीं समझ में आ रहा है। एंड दिस इज द प्राइमरी रीजन कि थर्ड करेंसी की बारी आई है, और वो है युआन। कि रशिया को अगर पेमेंट युआन में मिलेगी तो कल को रशिया चाइना को युआन में पेमेंट कर देगा कि भाई हमारे पास इतना युआन है, आपके अकाउंट में डिपॉजिट करा देते हैं, हमें ये चीज भेज दो। तो चाइना एक्सपोर्ट करेगा, रशिया इंपोर्ट कर लेगा। आप समझ पा रहे हैं? तो सवाल ये उठता है दैट व्हाई हैज इंडियन रुपी बिकम सो लेस अट्रैक्टिव, या इंडियन रुपी इतना अट्रैक्टिव क्यों नहीं है? पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। तो उसके प्राइमरीली दो रीजंस हैं। पहला यह है कि रुपी जो है वो पूरी तरीके से कन्वर्टेबल नहीं है। कन्वर्टेबल ना होने का मतलब यह है, आपने शायद इकोनॉमिक्स के बीओपी वाले चैप्टर में, एक्सटर्नल सेक्टर वाले चैप्टर में यह चीज पढ़ी हो कि कन्वर्जन पूरी तरीके से पॉसिबल नहीं है। एक होता है करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, दूसरा कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। इंडिया इज पार्शली कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबल बट फुली करंट अकाउंट कन्वर्टेबल। मतलब जितना पैसा हमारा कैपिटल अकाउंट में होता है वो सारा एक बार में रुपए में या रुपए से फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट नहीं हो सकता। आरबीआई अलाउ नहीं करती, इट डज नॉट अलाउ। वी आर पार्शली कन्वर्टेबल, और बाकी देशों ने भी जो है अपनी कन्वर्जन जो है अपने हिसाब से कर रखी है। सो दिस मींस दैट करेंसी इज नॉट इजीली कन्वर्टेबल इनटू अदर करेंसीज। एक लिमिट तक आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, उसके ऊपर अगर बहुत ज्यादा अमाउंट है तो आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, परमिशन लेनी पड़ती है। एंड वाइस वर्सा फॉर ट्रांजैक्शंस सच एज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज पार्शियली कन्वर्टेबल, which means the currency can be exchanged at market rates in certain cases। कुछ केसेस में हो सकता है, और वो भी लिमिट हो सकता है। लार्जर अमाउंट्स के लिए अप्रूवल चाहिए, अब शायद अप्रूवल ना मिले। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स प्रेफर कन्वर्टेबल करेंसीज, तो यूएस डॉलर यहां पे कन्वर्टेबल है। चाइनीज युआन एशिया में कन्वर्टेबल है, और चाइनीज युआन तो हर देश के पास है आज की डेट में, क्योंकि चाइना सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है पूरी दुनिया का। पूरी दुनिया जो है चाइना से इंपोर्ट करती है रॉ मटेरियल, तो उनको युआन चाहिए चाइना को देने के लिए, तो दैट इज ऑल्सो कन्वर्टेबल। सच एज द डॉलर, एज द प्राइसेस ऑफ दीज रिलेटिवली स्टेबल इन द शॉर्ट फॉर्म, इन द शॉर्ट टर्म में ये स्टेबल रहते हैं। अच्छा, अब दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इंडियन रुपी, इतना सारा इंडियन रुपी अक्यूमुलेट हो गया, इंडियन रुपी वॉलेटाइल हो जाएगा। अगर उनके पास इतना रुपया होगा तो रुपए की सप्लाई ज्यादा हो गई और डिमांड कम हो गई। सप्लाई ज्यादा हो गई तो रुपी, हमारे रुपी की ही वैल्यू गिर रही है। डॉलर की वैल्यू इतनी ज्यादा क्यों है? क्योंकि डॉलर स्केर्स है, कम है।
तो जो चीज कम है, डिमांड ज्यादा है, इसलिए डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। 70 रुपए का डॉलर 75, 80, 82, 83, 84, 100 रुपए पहुंच जाएगा और 1-1.5 साल में। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से डॉलर तेजी से भाग रहा है, एक सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए है ट्रिपल डिजिट फिगर में। तो ये पहला रीजन है। और दूसरा रीजन है दैट इंडिया अकाउंट्स फॉर जस्ट 2% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड, पूरा 2% भी नहीं है। तो अगर रशिया उन रुपीस को किसी और को पे करना चाहे तो पे ही नहीं कर सकता, क्योंकि और कोई कंट्री, बहुत कम कंट्रीज हैं और वो बहुत मिनिस्क्यूल ट्रेड करती हैं। सो वी होल्ड अ ट्रेड डेफिसिट विद इट्स मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स। हमारा ट्रेड डेफिसिट है, rupee accounts for only 1.6% of the daily average global trade, only 1.6, up from 0.7%. यूएसडी जो है वो 45% शेयर है दुनिया में ट्रेड इनवॉइसिंग में, इवन दो इट्स शेयर हैज बीन गोइंग डाउन, बट फिर भी 45% है। इस वजह से हमें क्या चीज देखनी है, वी हैव टू सी द यूज, और हमें उनको यूज रियलाइज करवाना है जो कि क्लियरली उनको समझ में नहीं आ रहा है, दे आर नॉट फाइंडिंग द यूज ऑफ इट। तो ये पहली चीज थी कि क्यों रुपया अट्रैक्टिव नहीं है और आपको ऑल्टरनेटिव करेंसी क्यों चाहिए। तो इस वजह से भारत के कुछ इंपोर्टर्स युआन में पेमेंट करने लगे और रशियन एक्सपोर्टर्स भी उस चीज से खुश हैं। अब सवाल आता है दिरहम पे, जो कि यूएई की ऑफिशियल करेंसी है। एमिराती दिरहम इज पेग्ड टू द यूएस डॉलर, और ये भी एक स्टेबल करेंसी है। ये भी काफी जगह एक्सेप्ट होती है। और यूएई क्योंकि तेल एक्सपोर्ट करता है, तो तेल एक्सपोर्ट करने वाली कंट्रीज का की जो करेंसी है वो और बहुत सारे देशों में इजीली एक्सेप्टेबल रहती है। इट इज अ स्टेबल करेंसी। तो यूएस डॉलर जितना फ्लक्चुएट करेगा या जितना ऊपर नीचे जाएगा, उसी हिसाब से दिरहम भी फ्लक्चुएट करेगा। तो यूएई हैज मेंटेन्ड इट्स न्यूट्रल पोजीशन ऑन रशिया, न्यूट्रल पोजीशन रखी। तो यूएई के दिरहम पे कोई सैंक्शंस नहीं लगे, नॉट इंपोजिंग एनी सैंक्शंस फर्दर। और यूएई ने भी कोई सैंक्शंस नहीं लगाए, तो वो न्यूट्रल रहा, ना यूएस की तरफ ना रशिया की तरफ, दोनों पोल्स की तरफ नहीं है। फर्दर, मॉस्को करेंसी एक्सचेंज इज प्रिपेयरिंग टू लॉन्च ट्रेडिंग इन बोथ उज़्बेक सुम एंड यूएई दिरहम। ये मॉस्को सोच रहा है। Besides, over time, Dubai, the American Gulf's financial and business center, has emerged as a refuge for Russian wealth. ये रशियन वेल्थ के लिए रेफ्यूज है, मतलब रशियन वेल्थ जो है वो कहां चली जाती है, दुबई में, अरेबियन गल्फ रीजन्स में और इन सब जगहों पे। तो ये सारी चीजें देखते हुए दिरहम और युआन ऐसी दो करेंसीज हैं जो कि थर्ड करेंसी या ऑल्टरनेटिव करेंसी की तरह देखी जाने लगी हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये जो डिसीजन लिया गया है रशिया द्वारा, क्या ये इस वक्त भारत के ट्रेड के ऊपर डाउट्स क्रिएट करता है, भारत और रूस के व्यापार के ऊपर डाउट्स क्रिएट करता है? इसमें एक नया एंगल मैंने यहां पर डाला है, ध्यान से इसको सुनिएगा। डज द डिसीजन ऑफ रशिया कास्ट शैडो ऑन बायलैटरल ट्रेड? बायलैटरल ट्रेड मतलब रूस और भारत के बीच में जो व्यापार है, क्या उसके ऊपर शैडो कास्ट होती है? दिस इज व्हाट वी हैव टू सी। तो भारत और रूस के बीच में जो व्यापार हो रहा है उसमें इम्बैलेंस है। देख ही लिया आपने, 250 मिलियन का एक्सपोर्ट और 5 बिलियन का इंपोर्ट, तो इम्बैलेंस तो है। इज बीइंग ड्रिवन बाय द डोमिनेंस ऑफ रशियन एक्सपोर्ट्स टू इंडिया, which also is a cast shadow on the prospects of this project, which we call as International North-South Transport Corridor, INSTC। बहुत मैसिव प्रोजेक्ट है, बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जो कि यूज हो रहा है ट्रेड के लिए। रूस पूरे, मतलब अगर एशियन रीजन में देखा जाए और यूरोपियन रीजन में देखा जाए, सो इट इज यूज्ड फॉर ट्रेड। तो INSTC 7200 किलोमीटर लंबा एक मल्टी मॉडल नेटवर्क है। मल्टी मॉडल का मतलब सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, शिप, रेल, रोड, रूट फॉर मूविंग फ्रेट बिटवीन इंडिया, ईरान, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया एंड यूरोप। दिखाता हूं मैं आपको उसका रूट। ये रूट देखिए इसका, तो ये भारत है, ये नावाशेवा पोर्ट है बॉम्बे में, यहां से होते हुए ईरान, ईरान से होते हुए अजरबैजान, फिर रशिया, और उसके बाद ईस्टर्न यूरोप से होते हुए, वेस्टर्न यूरोप से होते हुए, ये मेडिटेरेनियन सी से होते हुए सी रूट, और ये आपकी रेल और रोड रूट, दोनों रूट्स यहां पे कवर हो रहे हैं। इसके ऊपर शैडो क्यों है? क्योंकि ये रूट यूज होगा इंपोर्ट करने में, वो वन वे ट्रेड है। एक्सपोर्ट करने में हम उतना एक्सपोर्ट करते ही नहीं, या रशिया हमसे उतना इंपोर्ट करता ही नहीं। सो बायलैटरल ट्रेड उतना बड़ा नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूं। सो वैल्यू ऑफ द कॉरिडोर इज हाई, कॉरिडोर की वैल्यू ज्यादा है, बट वी हैव टू थिंक ऑफ हाउ टू लोड द कॉरिडोर इन टू डायरेक्शंस। दो डायरेक्शंस में कैसे लोड करोगे? हमारे लिए एक्सपोर्ट करना रशिया तक वायबल नहीं होगा, वो एक्सपोर्ट्स बहुत महंगे हो जाएंगे। इस वजह से INSTC पे अब शैडो पड़ रही है। द क्वेश्चन इज व्हाट टू बी टेकन बैक टू इंडिया थ्रू द INSTC। क्या वापस लेके जाओगे? वो तो तेल भेज देंगे, आप वापस लेकर क्या जाओगे? तो ये भी एक एंगल है जो मैंने इस वीडियो में स्पेसिफिकली डाला है, और मुझे रिसर्च में समझ में आया कि ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फिर उस सवाल पे आ जाते हैं, हाउ रशिया कैन यूटिलाइज इंडियन रुपी।
रूस भारत के रुपये को किस तरीके से यूज कर सकता है, अगर यूज कर पाए तो ये चीज देखते हैं। देयर वाज रोबस्ट इंटरेस्ट अमंग रशियन इन्वेस्टर्स टू एंटर द इंडियन स्टॉक मार्केट। रशियन इन्वेस्टर्स जो है वो इंडियन स्टॉक मार्केट में एंटर कर सकते हैं इस रुपए से, मतलब आप इंडिया में इन्वेस्टमेंट देख सकते हो। Many Russian funds are interested in investing in Indian stock markets. India is facing problems from Western fund managers. So entry of Russian investors will help us reduce upheavals in our stock market. स्टॉक मार्केट में अपहीवल्स है उसको रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए रशियन इन्वेस्टर्स की एंट्री होगी। मेनी इंडियन प्रोजेक्ट्स आर वेटिंग फॉर इंटरनेशनल प्लेयर्स, इंडिया हैज अ लॉट ऑफ स्कोप। तो यही पैसा जो है अगर एफडीआई के रूप में, डॉलर्स के रूप में नहीं आया तो रुपए के रूप में ही वापस आ जाएगा कि रशिया जो है अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वही जो रुपया हमने आपको पे करा है, आपके वस्त्रों अकाउंट में पड़ा है, आप वही चीज हमें वापस पे कर दें। इस लिंक पर आप सब्सक्राइब करें, जुड़े मेरे साथ। दिस लिंक विल गिव यू एक्सेस टू ऑल माय सोशल मीडिया हैंडल्स एंड दीज पीडीएफ्स। दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।